सीधे इस वक्त हम आपको बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद में लिए चलते हैं। वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी बोल रहे हैं। प्रसाद मुखर्जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री गुरुजी आपस में मिलकर के इस पर विचार न करें, नहीं होगा। इसीलिए 1951-52 में 51 में तो जन्म हो गया पार्टी का, लेकिन तब इन दोनों महापुरुषों की भेंट हुई, जिस भेंट में से सचमुच वो सारी योजना निकली कि जिसके कारण आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्य को संघ परिवार का माना जाने लगा। और संघ परिवार का नाम लेते ही केवल मात्र एक राजनीतिक दल ख्याल में नहीं आता था, लेकिन एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक परिपूर्ण विचारधारा ख्याल में आती थी। और वह परिपूर्ण विचारधारा, वह उसके लिए जो वास्तव में टर्निंग पॉइंट था, वो था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की और श्री परम पूज्य गुरुजी की भेंट, वार्ता और चर्चा, जिसमें उन्होंने, गुरुजी ने उनका बनाया हुआ जो मैनिफेस्टो आदि था वो देखा ही था। कल्पना उनके मन में थी कि वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन विस्तार से उसकी चर्चा करना और डॉक्टर मुखर्जी का खास करके इस बात पर बल देना कि मुझसे जो आप अपेक्षा कर रहे हैं, जो लोग मुझे मिलते हैं और जो अपेक्षा कर रहे हैं, वह अपेक्षा मैं कैसे पूरी करूंगा। मेरे पास क्या है? मेरा प्रभाव क्षेत्र तो अकेला पश्चिम बंगाल है, और पहले पहले चुनाव में हिंदुस्तान भर से जो हमको लोकसभा में मेंबर मिले थे, वो या तो कुछ राजस्थान से थे या फिर पश्चिम बंगाल से थे। इन दो प्रांतों को छोड़ करके और किसी प्रांत से हमको कोई लोकसभा का मेंबर नहीं मिला। मैंने राजस्थान का नाम लिया जानते हुए भी कि वो जो एक व्यक्ति, एक हमारे लोकसभा के मेंबर राजस्थान से चुने गए थे, वो वास्तव में राजस्थान के नहीं थे, वो थे मध्य प्रदेश के, लेकिन वो राजस्थान से खड़े हुए थे और वहां से जीते थे। असेंबली में ही ऐसा हुआ, लेकिन असेंबली में काफी एमएलए पश्चिम बंगाल से चुने गए। मैं स्मरण करता हूं उन बातों को केवल इसलिए, ये बताने के लिए कि जो वो मुलाकात थी इन दो बड़े दिग्गजों की, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और परम पूज्य श्री गुरुजी, वह वास्तव में एक टर्निंग पॉइंट थी हमारे सारे इतिहास में। क्योंकि उसी में से ये बात निकली कि श्री गुरुजी इस बात के लिए तैयार हुए कि अच्छी बात है, तुम कहते हो कि आपका प्रभाव क्षेत्र प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल तक सीमित है, और इसीलिए जब तक हमारे कार्यकर्ता आपके साथ जुड़ करके देश भर में नहीं काम करते, तब तक जैसा संगठन राजनीतिक क्षेत्र में प्रभावी बनाने के लिए हम बनाना चाहते हैं, वो बनाने में दिक्कत होगी। और तब ऐसा तय हुआ कि हर प्रांत में 2, 3, 4 प्रमुख संघ के कार्यकर्ता, स्वभाव से समर्पित, स्वभाव से दक्ष, स्वभाव से और असाधारण क्षमता कार्य की रखने वाले, ऐसे जब तक नहीं होंगे तब तक जो कल्पना हम जैसी पार्टी की कर रहे हैं वैसी पार्टी बनाना आसान नहीं होगा। और उसमें से बहुत कुछ निकला। आज प्रातःकाल बहुत सारे नाम लिए हमारे नए अध्यक्ष ने कि जिन जिन के कारण आज पार्टी यहां तक पहुंची है, और उन सब के जो उन्होंने नाम लेकर के सुनाए, तो एक एक का नाम सुन करके मैं जब मन में सोचता था कि ये लोग न होते तो क्या पार्टी ऐसी बनती जैसी बनी। मुझे याद है कि जब अटल जी ने भारतीय
जनता पार्टी को स्वरूप दिया तो उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हमारी पार्टी ऐसी होनी चाहिए विच इज अ पार्टी विथ अ डिफरेंस। जैसी बाकी पार्टियां हैं सभी कि हमको तो सत्ता कैसे न कैसे प्राप्त करनी है, वैसी पार्टी हम नहीं बना रहे। विचारधारा भले ही है हमारी एक, जिसको पढ़ करके लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन विचारधारा के भी अलावा उस पार्टी की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए कि जिसके कारण उसको देख करके ही लोग कहें कि यह पार्टी बाकी राजनीतिक पार्टियों जैसी नहीं है। दिस इज अ पार्टी विथ अ डिफरेंस। आगे चल करके आपको याद है कि हमारा कभी कभी मजाक उड़ाया जाता था कि इट इज नॉट अ पार्टी विथ अ डिफरेंस। These days sometimes it appears it is a party with differences. ये मजाक किया जाता था, व्यंग किया जाता था और उसके कारण हमको चोट लगती थी, आहत होते थे हम। लेकिन ये बात सही है कि जब वाजपेयी जी ने 1952 में फॉर्मल रूप दिया पार्टी को, तो इस बात पर बल दिया कि जैसे बाकी सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनका एक ही उद्देश्य है कि किसी न किसी प्रकार से शासन में आ जाना, सत्ता का उपभोग करना, ऐसी पार्टी नहीं है। दिस इज अ पार्टी विद अ डिफरेंस। और आज के इस अवसर पर जब प्रैक्टिकली देश भर के लोग यहां पर बैठे हुए हैं और हम नरेंद्र भाई को सुनने को इच्छुक हैं कि ये जो असाधारण विजय प्राप्त हुई है 2014 में, असाधारण है। सही कहा था सुबह सुबह हमारे वित्त मंत्री ने भी कि किसी ने अपेक्षा नहीं की थी कि ऐसी सफलता मिलेगी जैसी आज मिली है। उत्तर प्रदेश के लोगों से मैं पूछता था कि भाई उत्तर प्रदेश की सबको बहुत चिंता है क्योंकि इतना बड़ा स्टेट है, इतनी लोकसभा की सीटें हैं, क्या होगा? कोई 45 से ऊपर नहीं जाता था। 40-45 कहते थे, कोई 45-50 कह देता था, आगे जाने को तैयार ही नहीं। लेकिन जब परिणाम आए सारे देश के, तो पहले तो इसी पर मजाक होता था कि अध्यक्ष जी ने, राजनाथ जी ने ये 72 प्लस कैसे कह दिया, 272 प्लस कैसे होगा प्लस? हम 272 तक पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन सब हुआ और ऐसे चमत्कारी परिणाम आए जिसका वर्णन विस्तार से आज कई लोगों ने किया है। और कितने कितने स्टेट्स में, कितने कितने राज्यों में कांग्रेस पार्टी एक भी सीट प्राप्त नहीं कर सकी और कुल मिलाकर के लोकसभा में 44 सीटें प्राप्त करना। अब ये सारा हमने सुना है, लेकिन समझने की बात यह है कि मैं जब कहता हूं कि इतना शानदार कार्यक्रम, इतना शानदार राष्ट्रीय अधिवेशन, इतना शानदार नेशनल काउंसिल का सेशन, वह पहले कभी नहीं हुआ। और साथ साथ मैंने ये भी कहा कि इतना व्यवस्थित भी पहले कभी नहीं हुआ। मैं आया यहां पर इस वेट लिफ्टिंग ऑडिटोरियम में, तो मैंने पूछा यहां के अपने लोगों से, मैंने कहा कि यहां ये सीटें कितनी हैं? तो उन्होंने कहा कि सीटें जो हैं वो 200, 2000, आई एम सॉरी, 2000। और लोग कितने आए हैं, प्रतिनिधि कितने आए हैं? तो उन्होंने कहा कि 2000 से कुछ ज्यादा है। किसी ने कहा 2023 है, गिनती करके बताया या वैसे ही उनको अंदाजा कुछ हो गया। और बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि इस प्रकार का कार्यक्रम किसी और स्थान पर होता जहां पर कुल बैठने की जगह 2000 लोगों की है और आए हुए लोग जो है वो 2023 तो नहीं हो सकता है कि 2400 हो, 300 हो, तो भी सब लोग
जो स्थान मिला वहां पर बैठ गए, नहीं मिला तो शिकवा शिकायत कोई नहीं, चिल्लाहट कोई नहीं कि मुझे कुछ सीट नहीं मिली, नीचे जमीन पे बैठना पड़ता है। और इसीलिए मैंने कहा कि मैंने इतने अधिवेशन देखे हैं, आज तक ऐसा अधिवेशन इतना भव्य और इतना व्यवस्थित और इतना अनुशासित विरले होता है। और इस कारण इसका महत्व है कि इतनी शानदार विजय मिलने के बाद भी उस विजय का मन में कोई गर्व नहीं है। उस विजय के कारण मन में भाव यह है कि यह एक प्रकार से देश की जनता ने नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हमको जो जवाबदारी दी है, उस जवाबदारी को हमको सही प्रकार से निभाना है। ऐसे निभाना है कि सारी दुनिया मानने लगे कि हाँ, सचमुच तो इसी प्रकार का नेतृत्व चाहिए और इसी प्रकार की पार्टी चाहिए। अब ये जो स्थिति है, उस स्थिति को मैं कभी कभी कहता हूं कि बैठे हैं कई मंत्री भी बैठे हैं यहां पर, उनको मैं कहूंगा कि आज महत्व मंत्री कैसा काम करते हैं, मंत्री कैसा व्यवहार करते हैं, मंत्री कैसा आचरण करते हैं, इसका अब महत्व ज्यादा नहीं। महत्व इसका है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कैसा व्यवहार करता है, कैसा काम करता है, कैसा लोगों से डील करता है, कैसा लोगों को रिस्पॉन्ड करता है, और जवाबदारी का एहसास कितना है कि देश की जनता ने हमको जैसी जवाबदारी दी है, नरेंद्र भाई के नेतृत्व में जब हमने एक कैंपेन चलाया है, व्यवस्थित करके चलाया है। सचमुच कोई ऐसा कैंपेन कौन चला सकता है? मैं तो कभी कभी छोटी छोटी बातों के लिए आपस में लोगों को झगड़ते देखता हूं। मेरा नाम नहीं है इसमें, मैं अधिकारी नहीं हूं, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, ये सब चलता है। लेकिन इस बार के कार्यक्रम में कोई ऐसा भाव नहीं, अर्थात कि स्वाभाविक रूप से जितनी शानदार विजय मिली है, उस विजय का एहसास एक एक कार्यकर्ता के मन में है और पहचान है कि नहीं, ये केवल मात्र विजय का उल्लास और आह्लाद प्रकट करने का मौका नहीं है। जैसा व्यवहार चल रहा है, जैसा आचरण सब लोग कर रहे हैं, जैसा यहां तक कि जितने सारे भाषण भी हुए हैं, उन भाषणों में भी वो एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एज अ होल पार्टी साफ झलकती है, साफ दिखती है। और मैं इसी कारण मैंने सोचा कि मैं, अगर आग्रह है हमारे नए अध्यक्ष का कि मुझे कुछ कहना चाहिए, तो यही कहना चाहिए कि हम सब लोगों को इस बात की समझ आ जानी चाहिए कि दैट द पीपल एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम आवर पार्टी एंड विच एवरी वन ऑफ अस मस्ट बी डिटर्मिन्ड एंड प्लेज्ड टू फुलफिल टू आवर अटमोस्ट। मैं इन्हीं शब्दों के साथ फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, न केवल हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष को, जिनको कि आज प्रातःकाल इस हमारी काउंसिल ने पुष्ट किया है, उनकी अध्यक्षता को, लेकिन जिन्होंने पिछले इतने समय से, जब से लेकर के पार्टी ने उन्हें देश का प्रधानमंत्री करके जवाबदारी दी है, तब से लेकर के जिस शानदार ढंग से उन्होंने देश को नेतृत्व दिया है और इस सारे चुनाव का संचालन किया है। आइए बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद में एक बार लिए चलते हैं, अध्यक्ष अमित शाह बोल रहे हैं। संतोष से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, विजय की और संगठन के विस्तार की भूख बढ़ाने से ही हमारे काम का विस्तार होगा। आने वाले दिनों में जो सदस्यता अभियान चलेगा, उसमें विशेषकर
मैंने जो उल्लेख किया था अपने भाषण में, वो 8 राज्यों के कार्यकर्ता एक भी बूथ ऐसा न छोड़े जहां पर भारतीय जनता पार्टी की बूथ की समिति न बने। अभी तो शायद आपको भी ये बात थोड़ी ज्यादा लगती होगी, मगर इस बार आपकी सहायता के लिए हमने बहुत व्यवस्था करी है और बहुत फॉलो अप भी करने वाले हैं। तो आपके माध्यम से ही ये काम हमें इस बार समाप्त करना है। जहां भारतीय जनता पार्टी का संगठन आज नहीं है, वहां हर बूथ में संगठन को पहुंचाने का अभियान एक लेवल से भारतीय जनता पार्टी इस बार लेने वाली है। दूसरा, ई रजिस्ट्रेशन से जो कार्यकर्ता पार्टी के साथ जुड़ना चाहेंगे उनके लिए सदस्यता फीस से मुक्ति दी है। मेरा आग्रह है आप लोगों को, विशेषकर जिन राज्यों में हमारी सरकार नहीं है, इन सभी राज्यों से, कि एक भी कॉलेज, एक भी विश्वविद्यालय ऐसा न हो कि जहां हमारी ई रजिस्ट्रेशन की बूथ न लगे। ज्यादा से ज्यादा युवा एक बार भारतीय जनता पार्टी की नेट में आ जाए, इसकी व्यवस्था करिए। पार्टी अपने आप उसको कार्यकर्ता बना लेगी, वो कार्य करते करते ही कार्यकर्ता बनेगी। मित्रों, मैं बड़ी गंभीरता से आप लोगों को विनंती करना चाहता हूं कि इस सदस्यता अभियान को रूटीन सदस्यता अभियान के नाते मत लीजिए। पार्टी भी आगे पर इसका मॉनिटरिंग, रिव्यू, फॉलोअप के लिए प्रवास, दौरे सब करने वाले। मगर आप लोग अगर मन में ठान कर जाएंगे तो इन बाकी सब चीजों से ज्यादा वेग सदस्यता अभियान को मिलेगा।